हाँ जी, तो दोस्तों आज हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और चैप्टर का नाम है डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट मटेरियल के बाद जो हमारी डायरेक्ट कॉस्ट है दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट लेबर। तो हमारी बुक का चैप्टर नंबर 3 है और हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं डायरेक्ट लेबर। और आज की क्लास में हम एक बहुत ही बेसिक सा कंसेप्ट आपको पढ़ाने वाले हैं कि सर वेजेस कैसे कैलकुलेट की जाती हैं और एम्प्लॉय का लेबर आर रेट कैसे कैलकुलेट किया जाता है। इस चैप्टर के अंदर कई सारी हमें छोटी छोटी कैलकुलेशन सीखनी है, लेकिन हम पहले एकदम सिंपल सी चीज से आपके साथ स्टार्टिंग करना चाहते हैं। तो आइए और सभी बच्चे मेरे साथ साथ नोट करना शुरू करेंगे। सबसे पहले तो चैप्टर का नाम लिखेंगे, चैप्टर नंबर 3 लेबर कॉस्ट। बुक के अंदर चैप्टर दिया हुआ है डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस, लेकिन इसमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस का कुछ भी नहीं है। सारा का सारा चैप्टर डायरेक्ट लेबर के ऊपर बेस्ड है। तो डायरेक्ट लेबर के अंदर हम सबसे पहले आपको सिखाएंगे कंसेप्ट नंबर 1। बहुत ही इजी कंसेप्ट है, कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस वेजेस एंड इफेक्टिव ग्रॉस वेजेस एंड इफेक्टिव वेज रेट एंड इफेक्टिव वेज रेट। नाउ वेजेस कैसे कंप्यूट की जाती हैं? तो ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉय को जो वेजेस देती है उसे टोटल कर लीजिए, तो ये आपकी वेजेस आ जाएंगी। अब बच्चों ने तो इनकम टैक्स के अंदर बहुत डिटेल में पढ़ा हुआ है सैलरी चैप्टर। अब मैंने नाम ले लिया इनकम टैक्स, तो बच्चे घबरा गए होंगे कि सर हम तो भूल गए, सैलरी में तो बहुत कुछ था। अरे बेटे, मैं बिल्कुल बेसिक सी बात कर रहा हूं। हमारे कॉस्टिंग के सब्जेक्ट में सारी बातें कॉस्टिंग की होंगी और ज्यादा आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस कभी कभी हम बात कर लेंगे अकाउंट्स में ऐसा होता है, टैक्स में ऐसा होता है। ठीक है सर। तो अगर आपने वेजेस निकालनी हो किसी एम्प्लॉय की, तो आप कैसे उसकी वेजेस निकालोगे बताइए? बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। हम पूछेंगे कि बताओ तुम्हें बेसिक पे क्या मिलती है। बेसिक पे कहो, बेसिक वेजेस कहो या सिंपल बेसिक कहो, तो जो भी उसको अमाउंट मिलता है वो ऐड कर लीजिए। अगर ये पर मंथ है तो पर मंथ कैलकुलेट भी कर सकते हैं और एनुअली भी कैलकुलेट कर सकते हैं। वैसे हमें एनुअल कैलकुलेशन ज्यादा अच्छी लगती है, तो अगर मंथली दिया हो तो एनुअली कन्वर्ट कर लेना। इसके साथ साथ अब हमने ये पढ़ रखा है कि एम्प्लॉय को बेसिक के साथ साथ एक और अमाउंट दिया जाता है विच इज कॉल्ड डियरनेस अलाउंस। तो ये भी उसकी वेजेस के साथ ऐड कर दो। और हमने इनकम टैक्स में पढ़ा था कि सर बहुत सारे अलाउंसेस हम अपने एम्प्लॉयज को देते हैं, तो वैसे कॉस्टिंग में ज्यादा अलाउंसेस नहीं आएंगे, लेकिन अगर कोई और अलाउंस क्वेश्चन में दिया हो तो ऐड कर लेना। मैं पहले ही कह चुका हूं, घबराना मत। कई बच्चे के दिमाग में आ रहा हो वहां तो एचआरए था, वहां पर तो कन्वेंस अलाउंस था, पता नहीं कौन से अलाउंस थे, मेडिकल अलाउंस था। कुछ नहीं। अगर आपको क्वेश्चन में कुछ कहा है कि आप अपने एम्प्लॉय को ये अलाउंस देते हो, तो उस अलाउंस को यहां ऐड कर लेना। और वैसे भी 5 मिनट की पेशेंस रखनी है। थोड़ा सा बता के मैं क्वेश्चन के ऊपर आऊंगा। और कॉस्टिंग के अंदर वेजेस कंप्यूट करने के क्वेश्चन बहुत सिंपल है। ठीक है। बेसिक पे, डियरनेस अलाउंस, अदर अलाउंस, इसके साथ साथ हम अपने एम्प्लॉयज को देते हैं बोनस, या हम अपने एम्प्लॉय को देते हैं कमीशन, वो भी ऐड कर लो। सर हमारे मन में और भी बहुत सारी बातें आ रही हैं जो हम एम्प्लॉय को देते थे। मैंने कहा बताओ। सर हम एम्प्लॉय को परक्यूजिट्स देते हैं, चलो वो भी ऐड कर लो। सर हम एम्प्लॉयर को छुट्टी के बदले भी तो तनख्वाह देते थे, लीव सैलरी,
मैंने कहा उसे भी ऐड कर लो। जो आप एम्प्लॉय को देते हो सब ऐड करना है। सर हम एम्प्लॉय को प्रोविडेंट फंड, ग्रेच्युटी, ये सब चीजें देते थे। तो याद रखना है कि दो कंट्रीब्यूशन होते हैं, एक होता है एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन और एक होता है एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। तो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन को ऐड किया जाता है। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड या एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू पेंशन फंड, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू ग्रेच्युटी फंड या एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस। जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन होता है वो नहीं ऐड करते, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन ऐड करते हैं। एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन तो बेसिक वेजेस में पहले से शामिल है, इसलिए उसे मत ऐड करना। और एक बात आपको याद दिलानी है और वो बात यह है कि एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन। अगर क्वेश्चन में लिखा हो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन तो आपको याद आ जाना चाहिए कि एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन हमेशा एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन के इक्वल होता है। ठीक है सर, ये सारी चीजें हम ऐड कर देंगे और जब हम इसे ऐड कर देंगे तो इसका जो टोटल हमारे पास आएगा उसे हम नाम देते हैं ग्रॉस वेजिस। तो हमने अपने एम्प्लॉय को ये पेमेंट दी, इन सब का टोटल कहलाएगा ग्रॉस वेजिस। इसका मतलब ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर एम्प्लॉय का कितना बर्डन आता है, इतना बर्डन आता है। ठीक है सर। अब सर मैंने अपने एम्प्लॉय को मान लीजिए 1 मंथ में ये पैसा दिया या 1 ईयर में ये मैंने पैसा दिया। तो हम पढ़ रहे हैं कि कॉस्टिंग के अंदर हम जब किसी भी कस्टमर का काम करेंगे तो उसकी कॉस्टिंग कैसे करेंगे। तो कॉस्टिंग करने के लिए हमने सीख रखा है कि एक तो लेते हैं मटेरियल, एक लेते हैं लेबर। तो ये जो एम्प्लॉय को मैं साल भर में पैसे दे रहा हूं इसकी कॉस्ट कैसे निकालूंगा और जिस कस्टमर का काम करता हूं उस पे कैसे चार्ज करूंगा। ये तो 1 साल की है। कस्टमर का काम करने में लगे होंगे सर 10 घंटे, 15 घंटे, ऐसे समय लगा होगा। तो 10 या 15 घंटे की कॉस्ट मैं कैसे निकाल सकता हूं। तो हमारी कॉस्टिंग कहती है इसके लिए आपको पहले 1 आवर की कॉस्ट ढूंढनी होगी। अगर टोटल 1 साल में यह पैसा दिया तो 1 घंटे में आपके ऊपर कितना बर्डन उस एम्प्लॉय का पड़ा, इसे बोलते हैं इफेक्टिव लेबर आवर रेट। तो कैलकुलेशन ऑफ इफेक्टिव लेबर आवर रेट, इसका मतलब इफेक्टिवली 1 घंटे में आपके ऊपर एम्प्लॉय का क्या खर्चा पड़ता है। इसका फॉर्मूला है जो भी आपकी ग्रॉस वेजेस हैं उसको डिवाइड कर दो इफेक्टिव लेबर आवर्स से। इफेक्टिव लेबर आवर्स का मतलब होता है इतनी वेजेस जो आपने दी उस वेजेस के बदले ने एम्प्लॉय ने कितने घंटे आपके लिए काम किया। अच्छा, अभी क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि एम्प्लॉय मेरे पास जितने भी टोटल घंटे के लिए आता है सारा टाइम वो काम नहीं करता, कुछ टाइम ऐसा होता है जब वो मेरा काम नहीं करता। तो मैं उसे डिवाइड करूंगा इफेक्टिव लेबर आवर्स से। इफेक्टिव लेबर आवर्स का मतलब कितने घंटे उसने मेरे लिए काम किया। लिखिए इफेक्टिव लेबर आवर्स मींस, मैंने क्या कहा, टोटल घंटे एम्प्लॉय आपके लिए काम नहीं करता, प्रोडक्शन नहीं करता, जितने घंटे वो प्रोडक्शन करता है उसको बोलते हैं इफेक्टिव लेबर आवर रेट। अच्छा, इसका मतलब होता है टोटल लेबर आवर्स
माइनस नॉर्मल आइडल टाइम। इसका मतलब टोटल कितने घंटे उसने आपके पास जॉब किया और उस टोटल घंटे में से कितने घंटे वो काम नहीं कर पाया। नॉर्मल आइडल टाइम बाद में डिटेल में बताएंगे कि नॉर्मल आइडल टाइम क्या होता है। अभी के लिए आप ये समझ लो, आप कॉलेज में गए, मान लेते हैं कि आपके कॉलेज का टाइमिंग है 6 आवर्स, 6 घंटे का टाइम है आपके कॉलेज का, ठीक है। और मान लेते हैं कि आप एक साल में 200 डेज के लिए कॉलेज गए। सभी बच्चे मेरी बात को समझने की कोशिश करेंगे। मैंने कहा मान लीजिए टोटल 200 डेज आप कॉलेज गए एक साल में और एक दिन में आपको 6 घंटे के लिए कॉलेज में बुलाया जाता है। तो आप कहोगे सर हमने 1200 घंटे की पढ़ाई की। लेकिन आप जानते हो कॉलेज के अंदर एक ब्रेक मिलेगा, लंच ब्रेक मिलेगा, उस समय पढ़ाई नहीं होगी। बच्चा कह रहा है ये तो ऑब्वियस सी बात है सर, लंच ब्रेक में क्यों पढ़ाई होगी। तो ऐसे जो आप कह रहे हो कि कुछ ऐसा टाइम होता है जब वर्कर भी प्रोडक्शन नहीं करता, उसे बोलते हैं नॉर्मल आइडल टाइम। क्योंकि ब्रेक में आप पढ़ाई नहीं करते तो आप आइडल, इसे बोलते हैं आइडल टाइम। एजुकेशन के लिए ये आइडल टाइम था। और सर ब्रेक तो नेचुरली देनी पड़ेगी ना, इसीलिए जो चीज नेचुरल है जिसे अवॉइड नहीं कर सकते वो नॉर्मल है। तो वर्कर भी हमारे पास अगर मान लीजिए रोज 8 घंटे काम करता है, 300 दिन उसने मेरे पास काम किया, तो 2400 घंटे वो काम थोड़ी ना करता रहा। कुछ समय लंच ब्रेक के लिए गया, कुछ समय वो जब अपनी फैक्ट्री में आया तो उसने कपड़े चेंज किए, अपने सीनियर से पूछा कि आज क्या काम करना है। तो कुछ समय वो प्रोडक्शन नहीं कर पाया। जिस समय वो प्रोडक्शन नहीं कर पाया उसे हम बोलते हैं नॉर्मल आइडल टाइम। तो उस नॉर्मल आइडल टाइम को मैं डिडक्ट कर दूंगा। तो इफेक्टिवली कितने घंटे उसने मेरे पास प्रोडक्शन की, इसको बोलते हैं इफेक्टिव लेबर आवर्स। अब सारी बातें सर अगर हम ऐसे ही समझ जाएंगे तो फिर क्वेश्चन क्या काम। तो मैंने कहा ये चलिए मेरे साथ साथ सब लोग डिस्कस करते हैं क्वेश्चन के साथ। और मुझे एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आपकी बुक में दिखाई दे रहा है। इट इज क्वेश्चन नंबर 8 पेज नंबर 207। क्वेश्चन नंबर 8 पेज नंबर 207। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पेज नंबर 207। मैं अभी इसे क्लियर कर देता हूं, लीजिए। आइए अब पढ़ते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट पर डे ऑफ 8 आवर्स। तो हमसे मांगा गया कि बताओ एम्प्लॉय की आपको पर डे कॉस्ट क्या पड़ती है। हमने आपको सिखाया था कि एक घंटे की कॉस्ट कैसे निकालनी है, लेकिन वो तो आपसे एक दिन की कॉस्ट पूछ रहा है। लेकिन साथ में आपको बता रहा है कि एक डे की कॉस्ट का मतलब है 8 आवर्स की कॉस्ट। तो एक 1 आवर की कॉस्ट निकाल के 8 से मल्टीप्लाई कर देना, पर डे कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है सर, समझेंगे, क्वेश्चन करेंगे, इन बातों को भी समझेंगे। एंगेजिंग अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ लेबर। यहां लिखा है मंथली हम उसको सैलरी देते हैं बेसिक और डीए मिला के 200 रुपीज। मंथली सैलरी दी जाती है 200 रुपीज। लीव सैलरी दी जाती है 5% ऑफ द सैलरी। एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन जाता है प्रोविडेंट फंड में 8% ऑफ सैलरी, विच इज 8% ऑफ आइटम नंबर ए एंड आइटम नंबर बी। Employer contribution to state insurance, that is 2.5% of salary. Pro rata expenditure on amenities to labor. लेबर के ऊपर जो चाय पानी का खर्चा आता है वो आता है 17 रुपए 50 पैसे पर हेड पर मंथ। और नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स इन अ मंथ इज 200। मुझे लगता है कि सारी डिटेल मंथली दी हुई है, तो इस क्वेश्चन में मैं वेजेस मंथली निकाल लेता हूं। आप चाहें तो एनुअली भी कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। छोड़ो सर, आप जो करोगे हम तो उसको कॉपी कर लेंगे। हम इतने अच्छे बच्चे हैं कि जो सर लिखते हैं वो हम कॉपी करते हैं।
लेकिन कुछ बच्चे ना बहुत होशियार होते हैं, वो कहते हैं चलो सर ने कहा है तो ट्राई करके देखते हैं, एनुअल करते तो क्या फर्क पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए मेरे साथ साथ बच्चे डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर है 8। क्वेश्चन नंबर 8 फ्रॉम महेश्वरी मित्तल बुक, पेज नंबर है 207। ठीक है सर। तो सबसे पहले हम लिखेंगे नंबर 1, कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस वेजेस। कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस वेजेस। तो आप अपने एम्प्लॉय को जो दे रहे हो उसे ऐड कर दो। सर हम अपने एम्प्लॉय को देते हैं बेसिक, साथ में डीए, ये दोनों मिला के हम अपने एम्प्लॉय को दे रहे हैं 200 रुपीज पर मंथ। हमें लीव सैलरी देनी पड़ती है वर्कर को 5%। तो 5% ऑफ बेसिक एंड डीए, तो 200 का 5%, 10 रुपीज। अब इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो हमारा 210 रुपीज आ गया। चलो सर यहां करके दिखाई दो क्या हो गया। ठीक है, ये टोटल आ गया। उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है कि एम्प्लॉयर, तो एम्प्लॉयर को शॉर्ट फॉर्म में ERR लिख दूंगा। एग्जाम में पूरा लिखना, एग्जाम में आप शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखोगे। ठीक है सर। एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, और ये दिया हुआ है 8%, 8% ऑफ 210 रुपीज। घबराने की बात नहीं है, कॉस्टिंग के क्वेश्चन में वो आपको बता देगा कि आपने किसका 8% लेना है। कहीं दिमाग में बच्चे के इनकम टैक्स घूम रहा हो कि इनकम टैक्स में लिखा होता था ये लेना है वो लेना है, यहां कुछ नहीं। यहां कॉस्टिंग के टीचर को पता है कि भाई जब मुझे इनकम टैक्स याद नहीं है तो बेचारे बच्चे को कहां से याद होगा। तो घबराना नहीं है, सब आपको दिया होगा। ठीक है सर। प्लस एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू स्टेट इंश्योरेंस, स्टेट इंश्योरेंस को बोलते हैं ESI, और ये देना है हमने 2.5% ऑफ 210 रुपीज। तो 210 रुपीज का 2.5%। तो सर ये हो गया 5 रुपीज 25 पैसा। ऐसा करते हैं, इसके भी आगे 2 जीरो लगा देते हैं। उसके बाद हमें कहा गया है कि आपने ऐड करना है प्रो राटा एक्सपेंडिचर ऑन अमेनिटीज टू लेबर। एम्प्लॉय को खाना खिलाने में मुझे 17 रुपए 95 पैसे पर मंथ खर्चा करना पड़ता है। ठीक है, और कुछ मुझे दिया नहीं है, इन सबको जोड़ दूंगा तो मेरे पास आ जाएंगी ग्रॉस वेजेस। तो क्या पहली बात समझ में आ गई? जैसे जैसे आपको क्वेश्चन में कहा जाए कि हम एम्प्लॉय को ये पेमेंट देते हैं, आप उसको ऐड कर लेना। ठीक है सर, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, इसको ऐड कर लो। 210, 16.80, 5.25 और 17.95, 250 रुपीज। लो जी, पूरा 250 रुपए। नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स इन अ मंथ 200। तो मुझे बताओ लेबर आर रेट, क्या वेजिस आप पे करते हो डिवाइडेड बाय इफेक्टिव लेबर आवर्स। अब क्योंकि इस क्वेश्चन में कोई आइडल टाइम दिया ही नहीं है, इसीलिए 250 डिवाइडेड बाय 200 आवर्स। तो 250 डिवाइडेड बाय 200, ये हो गया 1 रुपी 25 पैसा पर आवर। सर लेकिन इस क्वेश्चन में हमसे पर आवर की कॉस्ट तो पूछी नहीं थी, हमसे तो पूछा गया था पर डे की कॉस्ट बताओ।
तो फिर अब बताओ कॉस्ट पर डे कैसे निकालोगे? बच्चे कह रहे हैं लो, इसमें कौन सी बड़ी बात थी? एक दिन में है 8 घंटे, तो पर आवर कॉस्ट जो आई है उसे मल्टीप्लाई कर दो 8 रुपीज से, तो 1.25 मल्टीप्लाइड बाय 8 आवर्स, लीजिए 10 रुपीज आ गया। अब बच्चे के मन में आ रहा है कि सर मैं तो वैसे भी कैलकुलेट कर सकता था। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, अगर आपके मन में कोई और तरीका आ रहा है तो अभी उसको साइड रखिए, क्योंकि आगे से हमने इसी प्रोसेस को अडॉप्ट करना है। ठीक है सर, लेकिन क्वेश्चन नंबर 8 में क्योंकि आइडल आवर्स नहीं थे, इसलिए बच्चा कह रहा है सर मुझे मजा नहीं आया। मैंने कहा चलिए अब देखिए, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 8 तो आया था आईसीडब्ल्यू एग्जाम में, कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट, जो कि कॉस्टिंग की सबसे बड़ी एग्जाम है, उसमें इतना सिंपल क्वेश्चन आया। और बच्चा कह रहा है बताओ हमारे एग्जाम में, बीकॉम ऑनर्स के एग्जाम में, जो ग्रेजुएशन लेवल का छोटा एग्जाम है, उसमें बेहतर क्वेश्चन आया। इट इज मच बेटर देन क्वेश्चन नंबर 8। पढ़िए, एक्स एन एम्प्लॉय ऑफ एबीसी कंपनी गेट्स द फॉलोइंग इमोल्यूमेंट्स एंड बेनिफिट्स। ठीक है, एक्स को क्या मिलता है? बेसिक पे मिलती है 1000 रुपीज पर मंथ, डियरनेस अलाउंस मिलता है 200 रुपीज पर मंथ, बोनस मिलता है 20% ऑफ बेसिक एंड डीए, अदर अलाउंस है 250 रुपीज पर मंथ, एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड 10% ऑफ सैलरी एंड डीए। अब हमें पता है कि एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन मेरी कॉस्ट का पार्ट नहीं होता, क्योंकि एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन उसकी सैलरी में से काट के दिया जाता है। इट इज नॉट एन एडिशनल बर्डन। लेकिन मैं आपको बता चुका हूं कि एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन। तो एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन एक एडिशनल बर्डन होता है। तो कई बच्चे को लगे क्वेश्चन में तो सर ने पढ़ा एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन, सॉल्यूशन में लिख दिया एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन। तो एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन मेरे लिए कॉस्ट नहीं है, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन मेरे लिए कॉस्ट है। और ये सभी बच्चों को याद रखना है कि जितना एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, इक्वल अमाउंट एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूट करता है। तो ये दिया हुआ है। अब सर यहां तक कौन सी नई बात थी? आगे नई बात है, एक्स वर्क्स फॉर 2400 आवर्स पर एनम। ये देखो यहां दिए हुए पर एनम और यहां दिए हुए पर मंथ, तो अब मैं पर एनम कैलकुलेशन करूंगा। आउट ऑफ विच 400 आवर्स आर नॉन प्रोडक्टिव, यानी इसमें से 400 आवर्स वो प्रोडक्शन नहीं कर पाया, एंड इट इज ट्रीटेड एज नॉर्मल आइडल टाइम, और ये एक नॉर्मल आइडल टाइम माना जाएगा। मतलब लंच ब्रेक, टी ब्रेक, और उसको रेस्ट रूम की फैसिलिटीज और कपड़े चेंज करने की फैसिलिटीज या काम समझाने की फैसिलिटीज, इन सब में खर्च हुआ है, जो कि नॉर्मल माना जाएगा। फाइंड आउट इफेक्टिव आवरली कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉय एक्स। चलिए जी, वैसे तो अगर बच्चे खुद ट्राई करना चाहें तो मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। बच्चे कह रहे हैं सर अगर हम नहीं करना चाहें तो फिर मेरे साथ कॉपी कर सकते हैं। आइए जी, सभी बच्चे मेरे साथ साथ कॉपी करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, महेश्वरी मित्तल बुक, पेज नंबर मेरे एडिशन का 207। सबसे पहले हम करेंगे कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस वेजेस। अब सर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए लेबर चैप्टर से तो कितनी खुशी की बात है। सॉरी, बेसिक पे। बेसिक पे मुझे दी हुई है 1000 रुपीज पर मंथ, तो अब मैं लूंगा पर एनम 12,000। डियरनेस अलाउंस 200 रुपीज पर मंथ, तो ये हो गया 2400 पर एनम। आप चाहें तो बेसिक और डीए का टोटल कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि आगे चल के उसने हमें बहुत सारी कैलकुलेशन में कहा है कि इन दोनों के टोटल के ऊपर कंप्यूट करना। अच्छा, उसके बाद बोनस,
एट द रेट ऑफ 20% ऑफ बेसिक प्लस डीए। तो बताएं इसका 20% कितना हो गया? 14,400 इंटू 0.2, 2,880 रुपीज। उसके बाद अदर अलाउंसेस 250 रुपीज पर मंथ, 12 मंथ्स के लिए 3,000 हो जाना चाहिए। कुछ कैलकुलेशन हमें वर्बली करनी आनी चाहिए, इससे टाइम बचता है। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, लेकिन मैं लूंगा एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड। मैं बता चुका हूं कि इट इज अ रूल कि जितना एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन होता है सेम एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन होता है। तो इट इज 10% ऑफ बेसिक प्लस डीए, तो 1,440 रुपीज। चलिए तो टोटल कर लेते हैं। 14,400 यहां तक टोटल हम कर चुके थे, प्लस 2,880 प्लस 3,000 प्लस 1,440। तो मेरी ग्रॉस वेजेस आ गई 21,720। अब मुझे कंप्यूट करनी है कि मुझे क्या कॉस्ट पर आर पड़ी। तो इफेक्टिव लेबर आर रेट, इफेक्टिव लेबर आर होता है रेट ग्रॉस वेजेस। अब जो आपने वेजेस दी वो भले आपने 2400 घंटे काम करने के लिए दी, लेकिन इतने खर्चे में एम्प्लॉय पूरे के पूरे 2400 घंटे थोड़ी ना मशीन पर काम करता रहा, इसीलिए डिवाइड करो उसे इफेक्टिव लेबर आवर्स से। तो ग्रॉस वेजेस बनी है 21,720। बताओ इफेक्टिव लेबर आवर्स क्या होते हैं? टोटल आवर्स माइनस नॉर्मल आइडल टाइम। तो टोटल आवर्स थे 2400 और नॉर्मल आइडल आवर्स थे 400। इसका मतलब 21,720 इतने खर्चे में उसने मेरे लिए 2,000 घंटे की प्रोडक्शन की। अगर सर वो मेरे लिए मान लो 2,000 की बजाय 1,500 घंटे की प्रोडक्शन करता, तो कस्टमर इसके पैसे नहीं देने वाला। कस्टमर को पता है कि देखो मैं किसी भी फैक्ट्री में काम करवाने जाऊंगा तो वहां पर भी 400 घंटे नॉर्मल है, हर कोई व्यक्ति 400 घंटे प्रोडक्शन नहीं करेगा। तो अगर क्वेश्चन में कहा जाए कि मेरे 400 घंटे नॉर्मल आइडल टाइम है लेकिन हम 800 घंटे काम नहीं कर पाए, तो भी मैं 400 आर सी माइनस करूंगा। बात समझ आई? ठीक है सर। तो इसका मतलब हो गया मेरी पर आर कॉस्ट कितनी हो गई? 10 रुपीज 86 पैसा। ठीक है सर। तो आपने एक कंसेप्ट सीखा कि वर्कर के पास टोटल साल भर में आवर्स थे 2400। ठीक है, पॉइंट नंबर 1 मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। बुक ने कहा कि इसमें से आइडल टाइम था नॉर्मल 400 आवर्स। तो आपने कहा कि इसका मतलब वर्कर को इतने घंटे काम करना चाहिए था। मैं कहूंगा वर्कर को इतने घंटे काम करना चाहिए था। सर मान लीजिए 200 घंटे 200 आवर्स फैक्ट्री में लाइट नहीं थी और वो काम नहीं हो सका, तो आप कहोगे सर वर्कर ने तो 1800 आवर्स काम किया। अगर 1800 से डिवाइड करूंगा तो ये कॉस्ट बढ़ जाएगी। आपको समझना है, कॉस्टिंग कहती है कि अगर ऑर्गेनाइजेशन की गलती से काम नहीं हुआ है तो इसके लिए कॉस्ट कस्टमर से नहीं ली जा सकती। अगर आपको 400 घंटे काम हमने अलाउ किया है कि आप इस समय
आइडल टाइम है 400 घंटे, तो 400 घंटे ही माइनस करना है। भले क्वेश्चन कहे कि हमने 600 आवर्स काम नहीं किया, तो जो 200 घंटे आपने काम नहीं किया वो आपकी गलती है, उसके लिए कभी भी कस्टमर से चार्जिंग नहीं होती। ठीक है सर, आगे चल के क्वेश्चन आएगा, हम आपको ये भी समझाने की कोशिश करेंगे। चलिए जी, अनसॉल्व्ड में तो हमारे पास यही दो क्वेश्चन थे, ग्रॉस वेजिस और इफेक्टिव लेबर आवर्स कैलकुलेट करने के। अब हम चलेंगे, कोई सॉल्व्ड इलस्ट्रेशन भी है हमारे पास, तो हमारे पास सॉल्व्ड इलस्ट्रेशन भी है इस कंसेप्ट के ऊपर। हाँ जी, मुझे मिली हैं दो इलस्ट्रेशन। इलस्ट्रेशन नंबर 3.23, ये आपकी होमवर्क में जाएगी। बस मैं इसको रीड कर देता हूं, इसमें एक छोटा सा पॉइंट है और ये आप घर से करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स गिवन बिलो प्रिपेयर लेबर कॉस्ट पर मैन आवर्स और पर मैन डे ऑफ 8 आवर्स। तो यहां पर भी पर डे की कॉस्ट निकालनी है और एक दिन में 8 आवर्स काम होता है। बेसिक सैलरी आपको दी हुई है 2 रुपीज पर डे। डियरनेस अलाउंस दिया हुआ है 25 पैसा फॉर एवरी पॉइंट ओवर 100 रुपीज कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स फॉर वर्किंग क्लास। यानी 25 पैसे देना 100 रुपए से ऊपर यदि महंगाई हो जाए तो, और करंट कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स है 700 पॉइंट्स। तो 100 से अधिक इंडेक्स होने पर 25 पैसा देना है फॉर एवरी पॉइंट। तो इसका मतलब है अगर करंट इंडेक्स 700 है तो 700 में से 100 हटा दो, तो इसका मतलब 600 पॉइंट्स के लिए आपको 25 पैसा देना है। ठीक है सर। लीव सैलरी देनी है 10% ऑफ ए एंड बी। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन देना है 8% ऑफ ए, बी एंड सी। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू स्टेट इंश्योरेंस 2.5% ऑफ ए, बी एंड सी। एक्सपेंडिचर ऑन अमेनिटीज टू लेबर 20 रुपीज पर मेंसम यानी पर मंथ। और नंबर ऑफ वर्किंग डेज इन अ मंथ 25 डेज ऑफ 8 आवर्स। ठीक है सर, इसका मतलब बेसिक पे हो गई 2 रुपीज पर डे फॉर 25 डेज। ठीक है, इसे पर मंथ चेंज कर लेना, ये पर मंथ हो गया, ये परसेंटेज में है, ये पर मंथ में है, और नंबर ऑफ आवर्स हो गए 25 डेज इंटू 8 आवर्स। तो ये क्वेश्चन आप होमवर्क में करेंगे। इट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 3.24। अच्छा जी, एन एम्प्लॉई of XYZ company gets the following emoluments and the benefits। उसे सैलरी मिलती है 200 रुपीज पर मंथ, डीए मिलता है फर्स्ट 100 रुपीज ऑफ सैलरी के बदले में 400 रुपए का डीए, नेक्स्ट 100 रुपीज ऑफ सैलरी के बदले में 100 रुपए का डीए, और बैलेंस 100 रुपए के लिए, अब यहां जैसे बीच में स्पेस है ना, तो यहां भी बीच में स्पेस होना चाहिए था, तो अगले 100 रुपए के लिए 50 रुपए या पार्ट देयर ऑफ। तो इसका मतलब आपको समझाएंगे। फिर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है 8% ऑफ सैलरी एंड डीए, ईएसआई है 4% ऑफ सैलरी एंड डीए, बोनस है 20% ऑफ सैलरी एंड डीए, अदर अलाउंसेज हैं 2725 पर एनम। ये पर मंथ, ये पर मंथ, ये सारा पर मंथ, ये पर एनम। तो हम क्वेश्चन बनाएंगे पर एनम, और उसके बाद ये बाद वाला पॉइंट हम उसके बाद में पढ़ेंगे, पहले हम सैलरी कंप्यूट करेंगे। ठीक है, आप चाहें तो खुद कंप्यूट कर लो,
लेकिन एक बात ध्यान में रखना कि जो सॉल्यूशन दिया हुआ है ना वो गलत है, सॉल्यूशन में गलती है। सर हम आपके साथ ही बना लेते हैं, गलती है तो। चलिए, ऐसा कुछ नहीं है कि अगर गलत है तो आप नहीं बना सकते। आइए जी, मेरे साथ साथ क्वेश्चन इलस्ट्रेशन नंबर बनाएं। इलस्ट्रेशन नंबर 3.24, पेज नंबर है 193। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस वेजेस। सबसे पहले लिखा हुआ है सैलरी। सैलरी का मतलब है यहां पर बेसिक। बेसिक सैलरी दी जाती है 250 रुपीज पर मंथ, और मैं एनुअल कंप्यूटेशन करूंगा तो ये हो जाएगी 3000 रुपीज पर एनम। डियरनेस अलाउंस, पहले 100 रुपए के बदले में आपको लेने हैं 400 रुपीज, अगले 100 रुपए की सैलरी के बदले में लेने हैं 100 रुपीज। आपकी टोटल सैलरी है 250 रुपीज, तो 200 रुपए तो हो गए। अब मेरे पास बचे हैं सिर्फ 50 रुपीज, और हमारी बुक में लिखा है कि अगले 100 रुपए के लिए आपको मिलेंगे 50 रुपए या पार्ट देयर ऑफ। तो क्योंकि आपके पास अगले 50 रुपए हैं, 100 रुपए पूरे नहीं है, इसीलिए 50 रुपए का हाफ 25 रुपीज आपको मिलेगा। ठीक है। अब बच्चा कह रहा है कि सर ये आपने कैसे कैलकुलेशन की। देखो, बुक में लिखा है अगले 100 रुपए के लिए आपको मिलेंगे 50 रुपए या पार्ट देयर ऑफ। पार्ट का मतलब है 1 रुपया होता तो इतना अमाउंट आपको मिलता डीए का, और क्योंकि 50 रुपए आपके बचे हैं 200 के बाद, तो इसलिए ये आपको मिलेगा 50/100 इंटू 50। तो हमने यूनिटरी मेथड का यूज किया है। जिन बच्चों की थोड़ा सा भी मैथमेटिकल रीजनिंग पावर होगी तो वो समझ जाएंगे, पार्ट देयर ऑफ का मतलब है प्रोपोर्शनेट कर देना। तो 50 रुपीज बच रहे थे तो मैंने बिल्कुल आधा कर दिया। 60 बच रहे होते तो 50 फॉर 100 रुपीज, तो 60 के लिए कितना, मल्टीप्लाइड बाय 60 कर देता। ठीक है सर। तो इसका मतलब ये टोटल हो गया मेरे पास 525, 400 प्लस 100 प्लस 25, 525 मल्टीप्लाइड बाय 12 मंथ्स। ये सिर्फ कैलकुलेशन बेटे आपको समझाने के लिए, आप एग्जाम में मत लिख देना। 525 इंटू 12 रुपीज, 6300। टोटल हो गया बेसिक प्लस डीए। बेसिक प्लस डीए हो गया 9300। ठीक है सर। हमारा आंसर बुक के साथ मैच नहीं कर रहा, आप बिल्कुल चिंता मत करना। मैं जो आपको बता रहा हूं वो एकदम ठीक बात है आपको बता रहा हूं। जो बुक में लिखा है वो बुक की गलती है। ठीक है सर। बेसिक और डीए आ गया, उसके बाद ऐड कर दो इसमें एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड एट द रेट ऑफ 8% ऑफ बेसिक एंड डीए। 9300 इंटू 8%, 744 प्लस एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एट द रेट ऑफ 4% ऑफ बेसिक एंड डीए। तो 9300 का 4%, 372 बोनस एट द रेट ऑफ 20% ऑफ बेसिक एंड डीए।
तो बोनस हो गया 1860. अदर अलाउंसेस 2725 per annum. Gross wages 9300 plus 744 plus 372 plus 1860 plus 2725. तो ग्रॉस वेजेस हो गई 15,001 रुपीज. नाउ इफेक्टिव वेज रेट ग्रॉस वेजेस अपॉन इफेक्टिव लेबर आवर्स. ग्रॉस वेजेस है 15,001 रुपीज. अब आप बुक से पढ़िए. यहां लिखा है वर्कर ए works for 2400 hours per annum, out of which 400 hours are non-productive but treated as normal idle time. ये नॉन प्रोडक्टिव आवर्स कैसे हैं? नॉर्मल आइडल टाइम. तो इसे लेस कर दो. फिर लिखा है, चलो इसे हम बाद में पढ़ते हैं, पहले हम इतना कंप्लीट तो कर लें. तो इससे मेरे इफेक्टिव लेबर आवर्स हो गए 2000 आवर्स और मेरी लेबर कॉस्ट हो गई 7.50 पर आवर. अब कॉस्टिंग कैसे करनी है ये भी सीख लीजिए. नाउ ए वर्क्स फॉर 18 इफेक्टिव आवर्स इन जॉब नंबर 15. इसका मतलब हमने वर्कर को एक काम दिया था जिसका नाम था जॉब नंबर 15 और जॉब नंबर 15 को करने में ए को लगे 18 आवर्स. ठीक है. वेयर द कॉस्ट ऑफ मटेरियल इक्वल्स एज अर्निंग. और उस जॉब में जो मटेरियल खर्च हुआ वो खर्च हुआ ए की अर्निंग्स के बराबर. एंड ओवरहेड अप्लाइड इज 100% ऑफ प्राइम कॉस्ट. ओवरहेड का खर्चा आएगा 100% ऑफ प्राइम कॉस्ट. सेल वैल्यू ऑफ द जॉब इज कोटेड टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 10% ऑफ सच वैल्यू. तो जॉब कॉस्टिंग आपने पढ़ रखी है. जॉब कॉस्टिंग का मतलब होता है स्पेसिफिक जॉब की कॉस्ट शीट बना दो. चलिए जरा जॉब की कॉस्ट शीट बना देते हैं. तो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है एक्सपेक्टेड सेल वैल्यू बताओ ऑफ जॉब नंबर 15. तो मुझे जॉब की कॉस्ट शीट बनानी होगी. जॉब के अंदर सबसे पहले खर्चा आएगा मटेरियल और ये लिखा है कि इक्वल टू एज वेजिस. जितनी ए की वेजिस आए उतने रुपए का मटेरियल ले लेना. ए की वेजिस कितनी है? उसने 18 आवर्स काम किया है और 1 घंटे की हमारे ऊपर उसका बर्डन आता है 7 रुपए 50 पैसे. तो ये आ गया 135. तो अगर ये 135 है तो ये भी 135 हो जाएगा. डायरेक्ट एक्सपेंस कुछ भी नहीं दिया हुआ. प्राइम कॉस्ट हो जाएगी 270 और फिर लिखा हुआ है कि इसमें ओवरहेड की जो कॉस्ट आएगी वो आएगी 100% ऑफ वेजिस. तो यानी ये हो गई 270. इसका मतलब हमारी जॉब की टोटल कॉस्ट हो गई 540. इसमें वो कहता है प्रॉफिट चार्ज कर लेना 10% ऑफ द सेल वैल्यू. 10% ऑफ सेल वैल्यू का मतलब हो गया 1/10 ऑफ सेल वैल्यू या इसे आप कहिए 1/9 ऑफ कॉस्ट. तो इसका 1/9 60 रुपीज. इसका मतलब एक्सपेक्टेड सेल वैल्यू आएगी 600 रुपीज.
तो मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ गई है कि इफेक्टिव लेबर आवर्स निकालने के पीछे हमारा क्या ऑब्जेक्टिव रहता है। ठीक है सर, हमें बात समझ में आ गई। चलिए, तो इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं आइडल टाइम को। सभी बच्चे हेडिंग डालेंगे आइडल टाइम एंड आइडल टाइम वेजेस। बेकार समय का क्या करना है और बेकार समय में दी गई वेजेस का क्या करना है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं, मैंने एग्जाम्पल दिया था कि अगर आप कॉलेज में पढ़ने के लिए जाते हैं या स्कूल में जब आप पढ़ने के लिए जाते थे, तो सारा समय जो आप स्कूल में लगाते हैं, सारा समय जो आप कॉलेज में लगाते हैं, उस पूरे टाइम में आपको एजुकेशन नहीं मिल सकती। कुछ ना कुछ टाइम हमारा वेस्ट हो जाता है जिसमें हमें एजुकेशन नहीं मिल पाती। ठीक है, तो उसी के साथ हम आपको सारी बातें समझाएंगे। तो सभी बच्चे मेरे साथ साथ लिखना शुरू करेंगे आइडल टाइम। तो सबसे पहली बात तो बच्चे ये कह रहे हैं कि आइडल टाइम क्या होता है। तो आइडल टाइम से कॉस्टिंग में हमारा मतलब है, आइडल टाइम रेफर्स टू दैट लेबर टाइम। कौन सा लेबर टाइम? जिसके लिए हमने पेड किया है, पेमेंट किया है। हमने उस टाइम के लिए अपने वर्कर को पेमेंट दी, बट नो प्रोडक्शन was made during that time। अब किसी नॉर्मल व्यक्ति को मैं कहूंगा कि बताओ, मैं वर्कर को पैसा दे रहा हूं, लेकिन उस पैसे के बदले में वो प्रोडक्शन नहीं कर रहा, दिस इज कॉल्ड आइडल टाइम। वो कहेगा बताओ ये कैसी बात हुई, आप पैसा दे रहे हो वो प्रोडक्शन नहीं कर रहा। इसके कुछ ऑब्वियस से रीजन है। मैंने कहा जब आप कॉलेज के साथ अपने आप को जोड़कर देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि इसके कुछ ऑब्वियस रीजंस हैं। ठीक है सर। दूसरे शब्दों में कहें तो इन अदर वर्ड्स, it represents the time for which wages are paid, but during that time no output is produced by the worker, no output is produced by the worker या वर्कर्स। ठीक है सर, हमने वर्कर को इस काम के लिए, सॉरी इस समय के लिए वेजेस तो पे की, लेकिन इस समय में वर्कर ने मुझे कोई आउटपुट नहीं दी। इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं आइडल टाइम, जो समय बेकार गया। नाउ आइडल टाइम दो तरीके का होता है। बच्चा कहता है मैं रोजाना 8 घंटे कॉलेज में जाता हूं, और मां बाप सोचते हैं कि बच्चा 8 घंटे पढ़ाई करता है। जैसे ही बच्चा घर पहुंचा, अभी तो 8 घंटे पढ़ के आया हूं, फिर मुझे कह रहे हो पढ़ने के लिए। तो पेरेंट्स कह रहे हैं हां जी, बच्चा स्कूल गया था, कॉलेज गया था, 8 घंटे पढ़ के आया। लेकिन अगर हम स्टडी करेंगे तो हमें पता चलेगा कि पूरे 8 घंटे तक बच्चा पढ़ता थोड़ी ना रहा था। यानी 8 घंटे में से कुछ समय ऐसा रहा होगा जिस समय उस बच्चे ने पढ़ाई नहीं की, स्कूल में या कॉलेज में पढ़ाई नहीं की। सर क्यों नहीं पढ़ाई की कॉलेज में? तो इसके दो कारण थे। पहले कारण को तो हम बोलते हैं नॉर्मल।
आइडल टाइम हुआ, इसके नॉर्मल कारण थे। नॉर्मल कारण का मतलब होता है कि कहीं भी अगर आप पढ़ने के लिए जाते तो ये रीजन वहां भी आपको मिलते, इसलिए इस पे कोई माइंड नहीं करेगा, पेरेंट्स माइंड नहीं करेंगे अच्छा इस टाइम आपने क्यों नहीं पढ़ाई की। दूसरे रीजन है एबनॉर्मल, इस पर पेरेंट्स को पक्का एतराज होगा, बल्कि बच्चा कह रहा है सर मुझे खुद एतराज है, मेरी लाइफ का प्रेशियस टाइम चला गया, अगर इस समय भी मैं पढ़ लेता तो मेरी पढ़ाई जल्दी खत्म हो जाती और मुझे पिक्चर देखने के लिए, घूमने जाने के लिए या अपने खास दोस्तों से मिलने के लिए समय बच जाता। ठीक है सर, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे नॉर्मल आइडल टाइम की, फिर हम बात करेंगे एबनॉर्मल आइडल टाइम की, और फिर हम बात करेंगे कि इसका ट्रीटमेंट क्या करना है। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं नॉर्मल आइडल टाइम। अभी तक हम जो क्वेश्चन कर रहे थे वो नॉर्मल की बात थी। ठीक है सर, तो नॉर्मल आइडल टाइम क्या होता है? इट इज इनहेरिटेंट या इनहेरेंट इन एनी जॉब सिचुएशन। कोई भी काम करने के अंदर ये इनहेरिट है कि उस समय आप काम नहीं कर पाओगे। आप क्या, कोई भी वर्कर उस समय काम करना चाहे तो कर नहीं सकता, इसको बोलते हैं नॉर्मल। एंड दस इट कैन नॉट बी एलिमिनेटेड और अवॉइडेड। तो ऐसा समय जो कि इनहेरेंट था, जिसे आप चाह करके भी नहीं खत्म कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल आइडल टाइम। अब सर, व्हाट आर द रीजंस ऑफ नॉर्मल आइडल टाइम? तो पहले तो आप समझो क्या रीजन थे। बच्चा कहता है कि देखो पापा, आपने मुझे सुबह 7 o'clock मेरे कॉलेज के गेट के ऊपर छोड़ दिया। बोलिए, तो पापा को तो लग रहा है कि बच्चा सुबह 7 बजे कॉलेज गया था, 7 बजे से पढ़ रहा है, लेकिन बच्चा कह रहा है पापा कॉलेज के गेट से थोड़ी ना पढ़ाई शुरू हो जाती है, पहले कॉलेज के गेट से मैं अपनी क्लासरूम तक तो जाऊंगा, और कॉलेज के गेट से क्लासरूम तक पहुंचने में मुझे 10 मिनट का समय लग जाता है, इतना बड़ा मेरा कॉलेज है, तो भाई क्लासरूम में ही तो पढ़ाई होगी। तो क्या ये 10 मिनट आप चाह करके भी रिड्यूस कर सकते हो? नो। तो ये क्या बन जाएगा? नॉर्मल। नॉर्मल मतलब ये इनहेरेंट है कि किसी भी बच्चे को अगर उसके कॉलेज के गेट पर ड्रॉप किया जाए तो वो कॉलेज के गेट से अपनी क्लासरूम तक जाएगा और उस समय उसकी पढ़ाई तो हो नहीं पाएगी। इट इज कॉल्ड नॉर्मल, क्योंकि इसे अवॉइड नहीं किया जा सकता, ये इनहेरेंट है। ठीक है जी, तो इसे हम वर्कर के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो हम इसे बोलेंगे टाइम स्पेंट। टाइम स्पेंट टू ट्रेवल from main gate of the factory, main gate of the factory to the workplace or to the मशीन एटसेट्रा, जहां पर भी उसका आपने बना रखा है कि ये आपका वर्क डिपार्टमेंट है, तो वो मेन गेट से जब एंटर करता है तो पहले अपने वर्क डिपार्टमेंट तक जाता है। उस समय तो भैया कोई भी वर्कर प्रोडक्शन कर नहीं सकता और ये कभी अवॉइड हो नहीं सकता, तो इसको बोलते हैं नॉर्मल आइडल टाइम। ठीक है जी, अच्छा जी, नाउ पिताजी कह रहे हैं चलो मैंने 7 बजे आपको गेट पर छोड़ा, 10 मिनट के बाद आप क्लासरूम में चले गए, तो उसके बाद तो आप लगातार पढ़ते रहे होगे। बच्चा कह रहा है कि नहीं पापा, जब हमारा पहला लेक्चर स्टार्ट हुआ और पहले लेक्चर की बेल बजी, खत्म हुआ, तो उसके बाद मैंने अपनी बुक समेटी और हमारे प्रोफेसर चले गए।
या नहीं भी गए तो मान लो उसी प्रोफेसर ने अगर आपको अगला लेक्चर भी पढ़ाना था तो भी पापा मैं अपनी बुक्स बंद करूंगा, रजिस्टर बंद करूंगा, उसे अपने बैग में संभालूंगा और जो अगला लेक्चर जिस सब्जेक्ट का था उस सब्जेक्ट की बुक निकालूंगा, उसे ओपन करूंगा, उसका रजिस्टर निकालूंगा, तभी तो पढ़ाई शुरू होगी। इसका मतलब अगर एक सब्जेक्ट को मैं फिनिश कर रहा हूं और अब मैं दूसरा सब्जेक्ट पढ़ना चाहता हूं तो इसके बीच में कुछ ना कुछ टाइम लॉस्ट होगा। ऐसे ही वर्कर कह रहे हैं कि आपने मुझे एक काम दिया, मैंने वो काम पूरा कर दिया, अब जब दूसरा काम शुरू करूंगा तो पहले काम को बंद करने में और दूसरे काम को शुरू करने के बीच में कुछ टाइम वेस्ट होगा और ये अवॉइड नहीं हो सकता। इट इज कॉल्ड अनदर रीजन ऑफ नॉर्मल आइडल टाइम। तो सभी लिखेंगे टाइम लॉस्ट बिटवीन finish of one job and start of next job। पहली जॉब पूरी कर ली, दूसरी जॉब हमने खत्म कर ली, सॉरी पहली जॉब खत्म की, दूसरी जॉब स्टार्ट की, इसके बीच में जो टाइम होगा ऑब्वियसली बात है प्रोडक्शन नहीं मिलती। नंबर 3, पापा अब 2 लेक्चर हो गए थे, 2 लेक्चर के बाद तो मैं थक जाता हूं, मुझे चाय पीने के लिए समय चाहिए, बोलिए। या बच्चा कहता है कि अब तो मुझे वॉशरूम जाना पड़ेगा, तो वॉशरूम एक बहाना है, दरअसल वो अपना थोड़ा रिलैक्स करना चाहता है। अब हम क्या है, हम ह्यूमन बीइंग है, मशीन से भी लगातार काम कराओगे तो वो भी गर्म हो जाएगी, हम तो फिर भी इंसान है। तो इंसान कुछ समय तक काम करता है, उसके बाद ना उसको रेस्ट चाहिए ताकि वो अपनी थकान को खत्म कर सके। तो 2 बातें हमने समझी, पहला हमें टाइम चाहिए, टाइम स्पेंट टू मीट देयर पर्सनल नीड्स। जैसे बच्चा कहता है कि जब मैं एग्जामिनेशन हॉल में पेपर लिखता हूं ना तो भी बीच में वॉशरूम जरूर जाता हूं। अब वॉशरूम क्यों गया, इसलिए नहीं गया कि उसको वहां जाना था, सर वहां जाने के बीच में रास्ते में कोई मिलेगा तो उससे पूछ लूंगा भाई इसको कैसे करना है। तो बच्चे की अपनी अपनी नीड है, ऐसे ही वर्कर की भी अपनी अपनी नीड है कि भाई यहां से बाहर जाऊंगा तो दूसरा मिलेगा, उससे कुछ गप मारूंगा, बता फैक्ट्री में आजकल क्या नया चल रहा है। तो टाइम स्पेंड टू मीट देयर पर्सनल नीड्स, फॉर एग्जाम्पल लंच का ले लो एग्जाम्पल, टी का ले लो एग्जाम्पल, एटसेट्रा एटसेट्रा, आप जानते हो। ठीक है सर, तो मैंने आपको 2-3 रीजन बताए, और भी रीजन हो सकते हैं। अगर आप एग्जाम में लिखने के लिए आपको आ जाए तो मैंने आपको 2-3 एग्जाम्पल बताए, आप और भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल वर्कर कहता है मैं अपने कपड़े चेंज करूंगा, यूनिफॉर्म पहनूंगा, उस समय प्रोडक्शन नहीं हो सकती। जैसे आपके कॉलेज में प्रोफेसर आता है, लेक्चर की बेल बजी, उसके बाद प्रोफेसर जहां भी लाइब्रेरी में बैठा है या स्टाफ रूम में बैठा है तो वहां से चल के वो क्लासरूम तक आया तो 5 मिनट तक के टाइम वेस्ट हो गया। ऐसे ही रियल लाइफ में वर्कर क्या करता है, अपनी जॉब जब लेने के लिए जाता है तो उस समय प्रोडक्शन नहीं कर सकता। तो देयर आर सो मेनी रीजंस जो आप बुक से पढ़ सकते हैं और लिख सकते हैं। ठीक है सर, और ये अनअवॉइडेबल है, इनहेरेंट है, ये होगा ही होगा, इसे हम बोलते हैं नॉर्मल आइडल टाइम। नाउ व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ नॉर्मल आइडल टाइम? ट्रीटमेंट ऑफ नॉर्मल आइडल टाइम। नाउ लिखें wages paid for normal idle time shall be charged oblique recovered from the job by inflating या by increasing the
लेबर आर रेट। नॉर्मल आइडल टाइम का आप क्या करते हो? तो नॉर्मल आइडल टाइम के लिए जो भी आपने वेजेस दी वो आपका नुकसान नहीं होता, वो आप जिसका काम करते हो उससे वसूल लेते हो, रिकवर कर लेते हो। कैसे? क्योंकि आप अपने लेबर के रेट को इंक्रीज कर लेते हो। अब सर हमने लेबर का रेट कैसे इंक्रीज किया? देखो, सपोज एग्जाम्पल समझने की कोशिश करना। आपने वर्कर को वेजेस दी 24,000। कितने घंटे आपने उससे काम करवाया? तो आपने टोटल 2400 काम उससे लिया, जिसमें से नॉर्मल आइडल टाइम हमारे पास था 400 आवर्स। तो सभी बच्चे समझने की कोशिश करेंगे। मैंने टोटल वेजेस दी थी 24,000। अगर मैं ये कहता कि 24,000 वेजेस मैंने 2400 आवर्स के लिए दी, तो मेरी कॉस्ट आती 10 रुपीज पर आवर। लेकिन हम ऐसा नहीं कहेंगे, हम कहेंगे कि भाई मैंने 24,000 वेजेस दी, लेकिन मुझे प्रोडक्शन मिली 2400 माइनस 400, 2000 घंटे की तो आउटपुट मिली, उससे ज्यादा मिलनी पॉसिबल थी ही नहीं। तो मैं क्या कहूंगा? मैं कहूंगा कि मेरा लेबर आर रेट कितना होता है? 12 रुपए। तो ये जो 2000 घंटे वर्कर ने काम किया, किसी ना किसी जॉब के ऊपर किया होगा, तो जिसके लिए भी जॉब पर उसने काम किया होगा, उससे कहूंगा कि आपको 12 रुपए देने पड़ेंगे वर्कर के लिए मुझे, और इस तरीके से मेरी कॉस्ट रिकवर हो जाएगी। तो यानी मैं 10 रुपीज की बजाय अपनी कॉस्ट को 12 रुपीज कर लेता हूं। कैसे कर लेता हूं? क्योंकि मैं अपने टोटल आवर्स में से आइडल आवर्स माइनस कर देता हूं, और अल्टीमेटली ये कहता हूं कि ये वेजिस मैंने 2400 घंटों के लिए नहीं दी, ये मैंने 2400 माइनस नॉर्मल आइडल टाइम के लिए दी है, और इससे मेरा वेज रेट बढ़ जाता है। और जब इस वेज रेट को मैं अपने कस्टमर के काम के टाइम से मल्टीप्लाई करता हूं, तो मुझे उसकी रिकवरी हो जाती है। तो नॉर्मल आइडल टाइम दरअसल मेरे लिए कोई लॉस नहीं बनता है। बोलिए, क्या ये बात आपको समझ में आई? यस सर। अब नॉर्मल आइडल टाइम के बाद मेरे पास आ जाएगा एबनॉर्मल आइडल टाइम। तो सर एबनॉर्मल आइडल टाइम किसे बोलते हैं? तो सभी बच्चे लिखेंगे नेक्स्ट, एबनॉर्मल आइडल टाइम। अब ये नाम बता रहा है एबनॉर्मल, मतलब कि ये नॉर्मल नहीं था। तो एबनॉर्मल आइडल टाइम का मतलब है आइडल टाइम that arises due to abnormal reasons। अब पेरेंट्स पूछ रहे हैं बच्चों से कि तुम अगर 8 घंटे कॉलेज जाते हो, और मान लो 1 घंटा या 2 घंटे, चलो अगर 2 आवर्स हम ये मान भी लें कि चलो कभी ब्रेक था, कभी कुछ था, नॉर्मल रीजंस थे, तो कम से कम 6 आवर्स की तो आपने पढ़ाई की होगी। बच्चा कह रहे नहीं, हम 6 घंटे पढ़ ही नहीं सके। हमने कहा क्यों? कह रहे आज पढ़ाई नहीं हुई। पेरेंट्स कह रहे हैं बताओ, तुमने आज बिल्कुल पढ़ाई नहीं की? वो कह रहे हैं आज कॉलेज में ना स्ट्राइक चल रहा था, टीचर स्ट्राइक पर थे। तो ये क्या हो गया? एबनॉर्मल रीजन। नहीं नहीं, स्टूडेंट स्ट्राइक पर थे, एबनॉर्मल रीजन। कॉलेज के अंदर ना आज लाइट ही नहीं आई सारा दिन, जनरेटर भी खराब रहा, एबनॉर्मल रीजन। ऐसे ही फैक्ट्री के अंदर भी एबनॉर्मल रीजन होते हैं। वर्कर्स की स्ट्राइक हो गई, लॉकआउट, ताला लगा दिया गया, रॉ मटेरियल नॉट अवेलेबल, रॉ मटेरियल खत्म हो गया था, प्रोडक्शन कैसे करता। पावर का फेलियर रहा, आज पावर आई ही नहीं, हमारे देश में पावर की बड़ी प्रॉब्लम है। मशीन ब्रेक डाउन। ये सब क्या है? ये सब कहलाते हैं एबनॉर्मल रीजंस। और एबनॉर्मल रीजन का क्या किया जाएगा? तो व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ
एबनॉर्मल आइडल टाइम वेजेस। अब कस्टमर कह रहा है कि भाई तुम्हारी फैक्ट्री में ताला लग गया तो वर्कर के पैसे मुझसे लोगे क्या? तुम्हारी फैक्ट्री में स्ट्राइक हो गई तो पैसा मैं दूंगा क्या? तुम्हारे यहां पावर नहीं आई तो पैसा मुझसे लोगे क्या? कस्टमर कभी भी एबनॉर्मल रीजन के पैसे नहीं देता, इसीलिए ना तो हम कभी ये कॉस्ट से रिकवर करेंगे और ना कभी ऐसी बात मैनेजमेंट कहती है। मैनेजमेंट कहती है ये हमारी गलती है, हमें करना चाहिए था कुछ ऐसा कि स्ट्राइक ना होती, हमें प्रोविजन करना चाहिए था कि रॉ मटेरियल पहले से ही अवेलेबल रहता, हमारी ड्यूटी बनती है कि अगर पावर चली जाए तो जनरेटर लगा के रखा जाए जिससे कि वर्कर को पावर की वजह से खाली ना बैठना पड़े। तो यह गलती मैनेजमेंट की है, इसलिए इसके लिए कस्टमर से रिकवरी नहीं हो सकती, यह आपको अपने कॉस्टिंग P&L में डाल करके खुद इसको बेयर करना पड़ेगा। तो वेजेस फॉर एबनॉर्मल आइडल टाइम should be transferred to कॉस्टिंग P&L अकाउंट। जितने भी एबनॉर्मल लॉस होते हैं वो P&L अकाउंट में भेजने पड़ते हैं, और क्योंकि ये कॉस्टिंग की बात हो रही है तो ये हमारा कहां जाएगा? कॉस्टिंग P&L में जाएगा। तो इसका अमाउंट कैसे निकालेंगे? सिंपल है, जो भी आपका एबनॉर्मल आइडल टाइम बनेगा मल्टीप्लाइड बाय इफेक्टिव वेज रेट, आप उसे मल्टीप्लाई कर दो, ये आप अपना कॉस्टिंग P&L में ट्रांसफर कर दोगे। ठीक है सर, ये हमने पढ़ लिया। अब सर इसके ऊपर एक छोटा सा क्वेश्चन कर लिया जाए। हालांकि हमारी बुक में इस पर कोई क्वेश्चन नहीं है, तो ये क्वेश्चन हमें दूसरी बुक से करना पड़ेगा। वेट कीजिए, मैं दूसरी बुक लेके आता हूं। आइए बेटे, तो ये हमने एक दूसरी बुक ली है। अब आप ये मत पूछना कि ये बुक कौन सी है, ये आपकी महेश्वरी मित्तल बुक नहीं है, आपकी यूनिवर्सिटी की बुक नहीं है, ये हमने ली है एक सीए एग्जाम की बुक बाय आशीष कालरा। ये बहुत ही फेमस टीचर हैं दिल्ली के, इनकी बुक से मैं आपको एक क्वेश्चन करवा रहा हूं। पढ़िए, यहां लिखा है इन अ फैक्ट्री वर्किंग 6 डेज इन अ वीक। एक फैक्ट्री में हफ्ते में 6 दिन काम होता है, 8 आवर्स ईच डे, और एक दिन में 8 घंटे काम होता है, तो टोटल एक हफ्ते में हो गए 6 इंटू 8 48 आवर्स। अ वर्कर इज पेड एट द रेट ऑफ 100 रुपीज पर डे, और उसे 100 रुपए पर डे दिया जाता है, तो 6 डेज के हो गए 600 रुपीज, प्लस डियरनेस अलाउंस एट द रेट ऑफ 120% ऑफ द बेसिक। ही इज अलाउड टू टेक 30 मिनट्स ऑफ ड्यूरिंग हिज आवर्स शिफ्ट, तो उसे 30 मिनट की ब्रेक दी जाती है, मील ब्रेक, एंड 10 मिनट रिसेस फॉर द रेस्ट, और 10 मिनट का अलग से रेस्ट दिया जाता है, तो टोटल डेली 40 मिनट का उसको रेस्ट मिलता है। ठीक है, तो पहले तो हम उसकी वेजेस और इफेक्टिव वेज आर रेट निकाल लें। आइए जी, तो ये क्वेश्चन आप अपनी बुक में नहीं ढूंढेंगे, ये हमारे पास सीए की बुक है, बुक बाय आशीष कालरा, पेज नंबर है 3.48, लेकिन ये सब बातें आपके काम की नहीं है, आप यहां से देखेंगे। तो मुझे कहा गया एक वीक है, वीक में वर्कर 6 डेज काम करेगा और 8 टोटल आवर्स हैं, जिसमें पर डे उसे 30 मिनट प्लस 10 मिनट का ब्रेक दिया जाएगा। ठीक है, तो पहले तो निकालते हैं वेजिस। आइए जी, ग्रॉस वेजिस, वीक में 6 डेज काम करेगा तो 100 रुपीज पर डे के हिसाब से हो गया 600। ये तो हुआ बेसिक। उसके बाद उसे डियरनेस अलाउंस दिया जाएगा एट द रेट ऑफ 120%, 720 रुपए, और कुछ है नहीं।
और कुछ दिया होता तो मुझे पता है, हम ऐड कर लेते। तो मेरी पास टोटल ग्रॉस वेजेस बन गई 1320 आवर्स। नाउ कितने घंटे उसे काम करना चाहिए था, इफेक्टिव आवर्स ढूंढो। तो 6 इंटू 8, टोटल आवर्स थे 48। इसमें से माइनस कर दो नॉर्मल आइडल टाइम, और हमने कहा था उसे कि तू 40 मिनट की ब्रेक ले सकता है ईच डे। तो 6 डेज में इतने मिनट की ब्रेक बन गई। एक दिन में 40 मिनट्स, तो टोटल 6 डेज में 40 मिनट्स इंटू 6, इतने मिनट की ब्रेक बनी। लेकिन मैं क्वेश्चन आवर्स में कर रहा हूं, तो आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए इसे 60 से डिवाइड करना होगा, क्योंकि 60 मिनट का मतलब होता है 1 आवर। तो ये हो गया 48 आवर्स माइनस, अब देखो एक दिन में 40 मिनट, तो 6 दिन में 240 मिनट्स डिवाइडेड बाय 60, इसका मतलब 4 घंटे की उसको ब्रेक मिलेगी। माइनस 4 आवर्स, तो ये हो गया 44 आवर्स। सर इफेक्टिव वेज रेट क्या आया? तो ग्रॉस वेजेस 1320 डिवाइडेड बाय 44 आवर्स, 30 रुपीज। इसका मतलब एक घंटे काम करने के हम उसे 30 रुपीज देते हैं, ये हमारा सेट रेट हो गया। अब देखिए, ड्यूरिंग अ वीक हिज कार्ड, जब हमने उसका जॉब कार्ड चेक किया तो जॉब कार्ड से हमें पता चला हिज टाइम वॉज चार्जेबल टू जॉब एक्स। जॉब एक्स पर उसने 15 आवर्स काम किया, जॉब वाई पर 12 आवर्स और जॉब जेड पर 13 आवर्स। इन तीनों का अगर हम टोटल करें तो 5 and 2 7 and 3 10, 1 कैरी 40 आवर्स। इन तीनों का टोटल बनता है 40 आवर्स, जबकि उसे काम करना था 44 आवर्स। तो 4 घंटे जो हमें यहां पर कुछ नहीं दिया हुआ, अगली लाइन में लिखा है क्वेश्चन की दैट इज एबनॉर्मल आइडल टाइम। इसका मतलब 44 आवर्स में से एबनॉर्मल टाइम भी है 4 आवर्स का। तो नेक्स्ट पेज पर आप पढ़ सकते हैं कि यह बात साफ साफ लिखी है कि जो टाइम हमने नहीं बताया हुआ वो दरअसल वेस्ट हो गया, और ये टाइम वेस्ट हुआ वाइल वेटिंग फॉर अ जॉब। तो जॉब के लिए आप इंतजार करते रहे क्योंकि आपके पास काम नहीं था, तो ये एबनॉर्मल आइडल टाइम है। तो इन कॉस्ट अकाउंटिंग हाउ वुड यू एलोकेट वेजेस टू द वर्कर्स फॉर द वीक? तो जॉब एक्स वाई और जेड पर कितना कितना खर्चा डालोगे, और बाकी बचे हुए 4 घंटों का आप क्या करोगे, ये हमसे पूछा गया है। आइए जी, तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे एलोकेशन ऑफ वेजेस। जॉब एक्स, जॉब वाई और जॉब जेड, 15 आवर्स, 12 आवर्स, 13 आवर्स, 30 रुपीज, 30 रुपीज, 30 रुपीज। तो 450 रुपए हम जॉब एक्स के ऊपर कॉस्ट को ट्रांसफर कर देंगे। 360 रुपीज हम जॉब वाई जिसके लिए काम किया है उससे रिकवर कर लेंगे, और 390 रुपीज जॉब जेड से जिसके लिए काम किया था उससे रिकवर करेंगे। जो बाकी बैलेंस मेरे पास 4 आवर्स काम करवाने के लिए था नहीं वर्कर से, तो वो मेरा नुकसान बनेगा, और इसे 120 रुपए को हम कॉस्टिंग के पी एंड एल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। अब इन सब का टोटल कीजिए, 0 6 5 11 9 20 22 2 कैरी 4 2 6 3 9 3 12 और 13। तो जो मैंने 1320 रुपीज पे किए हैं, अब बच्चा कह रहा है सर इसमें से 4 घंटे नॉर्मल थे, वो आपकी नुकसान नहीं था, वो रिकवर हो गया।
जो बाकी के 4 घंटे बचे थे ना, जिस समय आप काम नहीं करवा सके 44 आवर्स में, इन सब का टोटल है 44 आवर्स। तो जो आपने जॉब पर काम किया उसे जॉब से रिकवर कर लिया, और जो काम आप नहीं करवा पाए उसके एबनॉर्मल रीजन थे, वो कॉस्टिंग P&L में चला गया। तो ये हमारे पास 2 टॉपिक कंप्लीट हो गए। सर ग्रॉस वेजेस कैसे निकालते हैं, वेज रेट कैसे निकालते हैं, आइडल टाइम को कैसे डील करते हैं, ये बातें हमने आपको बता दी। आपकी बुक में आइडल टाइम पर कोई क्वेश्चन नहीं है, और अगर है तो वो गलत है, इसलिए हमने उसको डिस्कस नहीं किया है। ठीक है सर। अब नेक्स्ट क्लास में हम आपके साथ किसी नए टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। आज के लिए इतना ही। टाटा बाय बाय।